So today, now we look into the sectoral distribution, a sector-wise distribution of Indian economy from 1950 to 1991. यानी कि अब हम लोग जो है तीनों सेक्टर्स का प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि 1950 से लेके 1991 तक सारे सेक्टर्स में क्या क्या बदलाव आए, है ना। पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि सेक्टर्स की हालत कैसे थे। अब हमने आगे पढ़ना है कि 1950 से 1991 में क्या क्या चेंजेस आए। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, और हमें पता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जहाँ भी बात आई तो इंडिपेंडेंस तक हम लोग मेनली डिपेंड ऑन रेनफॉल। रेनफॉल अच्छी, प्रोडक्शन अच्छी, रेनफॉल ख़राब, प्रोडक्शन ख़राब, यही फंडा यूज़ हो रहा था। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ट्रेडिशनल इनपुट्स, लो प्रोडक्टिविटी। देयर आर वेरियस रीजन्स या वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा फीचर्स थे टिल 1947 तक। क्या फीचर्स थे? जैसे हम बात करें डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, हमारी पूरी एग्रीकल्चरल सिस्टम जो था वो रेनफॉल पे डिपेंड था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो सारे एरियाज़ पे अवेलेबल नहीं थी। ओनली दैट एरियाज़ उन एरियाज़ में अवेलेबल थी जो किसी नदी या रिवर के आसपास हों, ठीक है। यानी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल पहला फीचर है ना। सारे नेगेटिव फीचर्स हैं। सेकंड, लो प्रोडक्टिविटी। रेनफॉल अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, रेनफॉल ख़राब, प्रोडक्टिविटी ख़राब। थर्ड वन इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इस बार भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। डिस्गाइज, बेरूपिया होता है ना, अपनी शक्ल छुपा लेता है, वैसे ही डिस्गाइज हो जाना, छुपी हुई बेरोजगारी। एक खेत है 1 एकड़, उस पर 5 वर्कर्स काम करते हैं एंड द प्रोडक्शन इज़ 100 kg। 1 एकड़ ज़मीन पे 5 आदमी काम करते हैं, प्रोडक्शन कितना? 100 किलो। अगर इस ज़मीन पे 2 आदमी काम करें, 2 वर्कर्स, नाउ हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 आदमियों को एक बार बोला आप बैठो, काम मत करो, है ना। हम 2 ही आदमी इस खेत को संभालेंगे, 2 आदमियों ने काम किया एंड प्रोडक्शन विल बी द सेम। प्रोडक्शन क्या रहा? सेम रहा, 100 किलो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 आदमी हैं दीज आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि इनको लेने के बाद भी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। पहले 2 आदमी काम करेंगे तो भी 100 किलो प्रोडक्शन, फिर हमने 3 और मिला लिए, 5 कर लिए, फिर भी 100 किलो प्रोडक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो जो एक्स्ट्रा आदमी आए हैं ना वो सारे अनएम्प्लॉयड हैं। हाँ, बस उनके काम बट जाते हैं, भाई तू ये कर ले, किसी को वो काम दे दिया, किसी को ट्रैक्टर चलाने का काम दे दिया, है ना। काम बट जाते हैं, लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड, लेकिन वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसको कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। दिख रहा है वो खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, लेकिन उसके ट्रैक्टर चलाने से प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे कोई फ़ायदा या कोई जो है चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। आ गई बात समझ में? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, तो याद रखेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नाउ फोर्थ वन इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने लिए खेती करना, यानी मैंने अगर अपनी ज़मीन पे खेती की है उससे सिर्फ मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा, यानी परिवार के लिए खेती करूंगा, नॉट द कमर्शियल फार्मिंग। मैं अपनी फार्मिंग को या अपनी फसल को या अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में नहीं बेचूंगा, है ना। ये भी एक फीचर था कि हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सिर्फ अपने परिवार के लिए उगाया करते थे। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ ट्रेडिशनल इनपुट्स। ट्रेडिशनल इनपुट्स या लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी जिससे प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा चेंजेस
नहीं आ रहे थे। ठीक है, फिर हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है? ज़मीन का टुकड़े छोटे छोटे भागों में बट जाना, ये होते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। आपके आने वाले टाइम में या आने वाले जो चैप्टर के आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, है ना, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अब ये क्या होते हैं? तो लैंड होल्डिंग्स तो हैं, जैसे ये 6 खेत हैं। कितने खेत हैं? 6 खेत हैं। 1 2 3 4 5 6। देर आर 3 पर्सनस A B C। 3 आदमी हैं, 6 खेत हैं। ठीक है, ए वाला जो खेत, ये फर्स्ट नंबर का जो खेत है वो बी का है, ये ए का है और ये सी का है। ये वाला सी का, ये वाला बी का, ये वाला ए का। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फील्ड्स इज अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स। हाउ मैनी? 60 किलोमीटर्स, और वी कैन से 30 या 40 किलोमीटर्स मान लेते हैं, 60 ज़्यादा हो गया, 20 कर लो, चलो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक तो छोटे खेत, ऊपर से 20 किलोमीटर की दूरी, क्या कहते हैं इसको? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, बटे हुए, दूर दराज, फ्रेगमेंट हो जाना, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। ये सबसे बड़ा रीज़न था हमारी इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड के बैकवर्ड होने का। क्यों? मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ, यहाँ से मशीनरी को यहाँ ले गया, यहाँ से फिर यहाँ काम किया, फिर मशीनरी को यहाँ लाया, यानी मैं इस 20 किलोमीटर को बार बार क्या करूँगा? राउंड मारते रहूँगा। सेम ए के साथ होगा, सेम सी के साथ होगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे खेत बहुत दूर दूर हैं। इन दूर दूर होने के कारण हमारे टाइम, कैपिटल यानी पैसा, सब कुछ डबल लग रहा है। हमारा खर्चा ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टिल 1950। 1950 तक ये स्थिति हमारी रही थी। लेकिन 1950 के बाद, आफ्टर ऑप्टिंग प्लानिंग इन इंडिया, 1950 के बाद हमारी स्थिति में चेंज आने लग गया, हमारी सिचुएशन में चेंज आने लग गया। अब वो सिचुएशन में चेंज कैसे आया कि हम लोगों ने क्या किया? कुछ रिफॉर्म्स किए। क्या किए? कुछ रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स को बोला गया एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स या रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बोल दें या लैंड रिफॉर्म्स बोल दें तो बात बराबर है ना। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स दोनों ही बात सेम है, हम उनको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब व्हाट आर द रिफॉर्म्स? ये रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इम्पोर्टेंट टिक कर लेंगे पहले ही कि रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर और लैंड रिफॉर्म्स भी इन्हीं को बोलते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स। 3 तरीके के रिफॉर्म्स हुए थे। तीनों तरीके के रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकंड वन इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड थर्ड वन इज़ जनरल रिफॉर्म्स। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इन तीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल, सेकंड वन इज़ इंस्टीट्यूशनल एंड थर्ड वन इज़ जनरल रिफॉर्म्स, है ना। ये कैटेगराइजेशन आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, ये शायद विक्योरी के अंदर दिया हुआ है ना। तो ये कैटेगराइजेशन आप जो है विक्योरी से देखेंगे और पढ़ेंगे, उसको आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने 1950 के बाद और 1991 तक हम लोगों ने क्या किया है? रिफॉर्म्स किए हैं इन वेरियस सेक्टर टू डेवलप द इकॉनमी। सबसे पहला हम लोग जो रिफॉर्म पढ़ रहे हैं वो लैंड रिफॉर्म या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म 3 तरीके से हुआ, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अब टेक्निकल रिफॉर्म्स में सबसे पहला रिफॉर्म हुआ HYV शीट्स, हाई यील्डिंग वैरायटी
सीड्स जिनको बोलते हैं HYV सीड्स, आपने इनके बारे में सुना होगा, हिंदी में इनको संकर बीज बोलते हैं, HYV सीड्स। HYV सीड को यूज़ करने के बाद जो है प्रोडक्शन कई गुना मल्टीप्लाई हो गया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विच विल, है ना। HYV सीड का यूज़ हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम ज़्यादा किया है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। और हमें सिर्फ इतना याद रखना है HYV सीड से क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो कई गुना बढ़ गया। सेकंड है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमें पता है हम अगर जितने ज़्यादा ज़मीन को फर्टिलाइज़र्स देंगे उसकी फर्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा बनी रहेगी। नो डाउट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सॉइल, लेकिन एक समय के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लैंड की जो फर्टिलिटी है वो रिटेन रहती है या बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है। सेकंड क्या हो गया, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। वैसे ही यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीड़ों को मारने की दवाई का यूज़ करने लग गए, जिससे हमारे पौधे ख़राब नहीं होते थे। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अब हम लोग जो है वो सॉइल की हेल्थ भी चेक करवा रहे थे कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन सी फसल जो है इस सॉइल के लिए अच्छी है ना, किस फसल के लिए सॉइल अच्छी है। ये सब बातें हम लोग किस में पढ़ रहे थे, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है टेक्निकल रिफॉर्म्स में, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसको कई जगह लैंड रिफॉर्म्स भी बोला गया है, या आप टोटल की जो हेडिंग है वो भी लैंड रिफॉर्म लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना कि 1950 में क्या हुआ या 1950 के बाद क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुए या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी क्या बोला जाता है, लैंड रिफॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हुई अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज कौन थे, जमींदार्स। जमींदार था ना, सरकार ने बोला टैक्स वसूलो, किसे, जमींदार को। सरकार ने क्या किया है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन जमींदार्स को हटा दिया। सर डायरेक्ट किससे बात होने लगी, किसानों से बात होने लगी। ठीक है। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब क्या है कि जो टैक्सेस हैं दैट आर इम्पार्टेड या दैट आर इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया, किस पे, किसानों से। फिर है कंसोलिडेटिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। देखो अभी मैंने पढ़ाया फ्रैगमेंट, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, और अभी आ गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने ये बनाया था डायग्राम, इनके बीच में 20 किलोमीटर की दूरी थी, ये 6 खेत थे ABC। तो ABC से ये खेत छीन लिए गए और यहीं पे इनके पास वाली ज़मीन इनको दे दी गई। इनको बोलते हैं कंसोलिडेट होना। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है दूर दूर होना, और कंसोलिडेट का मतलब होता है पास आ जाना या पास कर देना। तो क्या किया सरकार ने, जिन लोगों की ज़मीनें दूर थी उनसे वो ज़मीनें ले ली, उसके बदले में उनको पास की ज़मीनें दे दी गई। इससे क्या हुआ, टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत और प्रोडक्शन भी अच्छी। कंसोलिडेटिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अगला है सीलिंग ऑफ लैंड या सीलिंग ऑन लैंड। सीलिंग का मतलब क्या है, बाड़ाबंदी कर देना, एक तरह से चकबंदी जिसे बोलते हैं, अगर आपने कभी नाम सुना होगा सीलिंग। फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड। सरकार ने क्या बोला, एक पर्सन, एक आदमी के पास 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से, 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ सीलिंग ऑन लैंड। फिक्स कर दिया मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, यानी 2 एकड़ से अगर ज़्यादा ज़मीन होगी तो वो सरकार की होगी, सरकार उसे किसी और आदमी को दे देगी। हमारे यहाँ पे मार्जिनल फार्मर्स बहुत थे, लैंडलेस फार्मर्स बहुत थे, है ना, तो उनको वो ज़मीन सरकार देगी फिर, यानी फिक्स कर दिया मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड का। और लास्ट वन इज़ कॉरपोरेटिव फार्मिंग। कॉरपोरेटिव फार्मिंग यानी जहाँ पे 4-5 किसान मिलकर एक सेम तरीके की खेती करते हैं और जॉइंट प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट,
कंसोलिडेटिंग ऑफ होल्डिंग्स, सीलिंग ऑन लैंड, कॉरपोरेटिव फार्मिंग, जिसमें से लास्ट बीच के दो जो हैं C&D, सीलिंग और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। फिर है जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में आ जाता है